नमस्कार, सुप्रभात। सुबह के 7 बजने को है। 7 की बड़ी बात लेकर मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन का आज 29वां दिन है। किसान संगठन तीनों कृषि कानून वापस लेने पर अड़े हुए हैं। किसान संगठनों ने सरकार का बातचीत का प्रस्ताव भी ठुकरा दिया। किसान संगठनों का कहना है कि एमएसपी पर नया ड्राफ्ट सरकार भेजे। कानूनों में संशोधन स्वीकार नहीं है। सरकार से ठोस प्रस्ताव लिखित में मांगा है किसानों ने। ये भी कहा गया है कि सरकार को खुले मन से बात करनी चाहिए, जबकि सरकार तिकड़म और चालाकी से बात कर रही है। इधर किसानों के समर्थन में राहुल गांधी आज सुबह 11:15 बजे दिल्ली के विजय चौक से राष्ट्रपति भवन तक मार्च करेंगे और राष्ट्रपति को किसानों के हस्ताक्षर सौंपेंगे। वहीं कृषि कानून के समर्थन में भी कुछ संगठन हैं। किसान सेना ने कृषि कानूनों का समर्थन किया और सरकार के साथ खड़ी है। इसे लेकर पश्चिम यूपी के किसान आज दिल्ली मार्च करेंगे। हजारों किसान इस मार्च के साथ दिल्ली पहुंचे। तो किसानों के आंदोलन का 29वां दिन, बड़ी संख्या में किसान संगठन दिल्ली बॉर्डर पर जमे हुए हैं। उनका कहना है कोई ठोस प्रस्ताव सरकार लेकर आए। पुराने प्रस्तावों को पहले ही किसान संगठनों ने नामंजूर कर दिया है। दूसरी तरफ पश्चिमी यूपी के कुछ किसान संगठन है जो इस कानून के समर्थन में है, जो दिल्ली तक मार्च करेंगे। राहुल गांधी भी आज मार्च करने वाले हैं। किसानों के हस्ताक्षर पत्र राष्ट्रपति को सौंपेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शांति निकेतन स्थित विश्व भारती विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये संबोधन होगा। सुबह 11 बजे पीएम मोदी का संबोधन है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और केंद्रीय शिक्षा मंत्री भी शिरकत करेंगे। विश्व भारती विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने जा रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये संबोधन होगा। सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन है। आज अनुपूरक बजट पर सदन में चर्चा होगी। लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन भी सदन में पेश होगा। इसके पहले कल छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने करीब 2500 करोड़ का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया, जिस पर चर्चा होनी है। राज्य सरकार का कहना है कि इससे प्रदेश के विकास कार्यों को गति मिलेगी। अनुपूरक बजट सदन के पटल पर रखे जाने के बाद नगरनार के संयंत्र को लेकर शासकीय संकल्प सदन के पटल पर रखा गया है, लेकिन इस पर विपक्ष ने पर्याप्त चर्चा का अवसर देने की मांग रखी। बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि ये बेहद संवेदनशील विषय है। राजेश राज जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। राजेश, आज चौथा दिन और अनुपूरक बजट को लेकर चर्चा, और क्या कुछ खास देखने को मिल सकता है आज विधानसभा में? और चूंकि राज्य सरकार ने दूसरी बार अपने खर्च बढ़ाने के लिए अनुपूरक बजट पेश किया है, तो विपक्ष इस पर लगातार सवाल कर सकता है। और विपक्ष का लगातार ये भी कह रहा है कि राज्य सरकार कर्ज में डूबती जा रही है। राज्य की अर्थव्यवस्था का ध्यान न दे करके वित्तीय कुप्रबंधन का मुद्दा उठ सकता है। तो ये मुद्दे रहेंगे जिससे आज विपक्ष घेरने की कोशिश करेगा। जी, शुक्रिया आपका राजेश, जानकारी के लिए। इधर छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रदेश में कोरोना से हो रही मौतों के मामले की गूंज भी सुनाई पड़ी। बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल और शिवरतन शर्मा ने सरकार पर इस मामले को गंभीरता से नहीं लेने का आरोप लगाया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि कोरोना को रोकने के लिए सरकार के पास कोई कारगर योजना नहीं है। बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश में दूसरे राज्यों की तुलना में मृत्यु दर ज्यादा है। इस पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि सितंबर में सबसे ज्यादा 1156 लोगों की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में दूसरे राज्यों की तुलना में बेहतर इलाज उपलब्ध है। दूसरे राज्यों की तुलना में टेस्टिंग भी ज्यादा हो रही है। लोगों के देर से आने की वजह से मौतों के मामले में भी बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने हर दिन 200 से 35,000 तक टेस्ट की संख्या बढ़ाई है। चर्चा के दौरान बृजमोहन अग्रवाल ने क्रिसमस और नए साल के उत्सव पर रोक लगाने और नाइट कर्फ्यू लगाने की मांग की। इस मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच काफी नोकझोंक हुई। सरकार के जवाब से असंतुष्ट होकर विपक्षी सदस्यों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। वहीं ध्यानाकर्षण के दौरान विपक्ष ने अफसरों की गैर मौजूदगी का मामला उठाया।
नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि सदन को लेकर अफसरों की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है, अगर अफसर सदन में नहीं आ सकते तो सदन की कार्यवाही स्थगित की जाए और बाद में इन विषयों पर चर्चा की जाए। इस पर स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने जानकारी देते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख सचिव कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं, इस वजह से सदन में मौजूद नहीं। छत्तीसगढ़ कोरोना के मामले में देश में छोटा राज्य होने के बाद भी 5वें स्थान पर है, रिकवरी के मामले में 12वें स्थान पर है और मौत जो है वो 11वें नंबर पर है और टेस्टिंग में 20वां नंबर है। आज इतना छोटा राज्य होने के बाद भी हम टेस्टिंग में पहले नंबर पे क्यों नहीं आ सकते? ये सरकार की अकर्मण्यता है। छत्तीसगढ़ में कोविड-19 को रोकथाम के लिए, संक्रमण को रोकने के लिए सरकार व्यापक उपाय कर रही है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने पूरी जानकारी दी है और जहां तक गरीबों का इलाज का सवाल है, सारे शासकीय अस्पतालों में गरीबों के इलाज की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आदिम जाति मंत्रणा परिषद की बैठक ली। बैठक में उन्होंने कहा कि आदिम जाति मंत्रणा परिषद का नाम अब जनजाति मंत्रणा परिषद होगा। इस मौके पर जानकारी दी गई कि विभाग की ओर से जनजातीय जनजीवन पर केंद्रित एक नवीन संग्रहालय शहडोल संभाग में शुरू किया जाएगा। इसके लिए उमरिया या पास के ही किसी उपयुक्त स्थल का चयन किया जाएगा। वर्तमान में विभाग का इस तरह का संग्रहालय छिंदवाड़ा में है। मुख्यमंत्री ने बैठक में निर्देश दिए कि ये अवश्य सुनिश्चित किया जाए कि नए कब्जे न हों। दिसंबर 2006 के पहले के कब्जाधारियों को वन अधिकार के पट्टे दिए जाएं। जनजाति वर्ग की युवतियों से विवाह कर उनकी भूमि पर कब्जा करने की मंशा रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा की नई टीम का ऐलान जल्द हो सकता है। दरअसल वी डी शर्मा प्रदेश कार्यकारिणी की लिस्ट लेकर दिल्ली दौरे पर हैं। दिल्ली में उन्होंने एमपी के बीजेपी प्रभारी मुरलीधर राव से मुलाकात भी की है। साथ ही वे आलाकमान के कई और नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बी.एस. संतोष से मुलाकात के बाद बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की सूची जारी हो सकती है। दूसरी ओर नियुक्तियों को लेकर प्रदेश के नेताओं में हलचल तेज हो गई है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए विश्व हिंदू परिषद पूरे देश में संपर्क अभियान चलाएगा। इस अभियान के तहत वीएचपी कार्यकर्ता देश के 4 करोड़ घरों के 11 करोड़ हिंदुओं तक पहुंचेंगे। ये जानकारी रायपुर में वीएचपी के केंद्रीय संगठन महामंत्री विनायक राव देशपांडे ने दी। उन्होंने कहा कि अभियान आगामी 15 जनवरी से शुरू होकर 27 फरवरी तक चलेगा। इसका मकसद राम मंदिर निर्माण के लिए सहयोग राशि प्राप्त कर फंड इकट्ठा करना तो है ही, साथ ही नई पीढ़ी तक राम मंदिर आंदोलन की बातों को पहुंचाना भी है। छत्तीसगढ़ में सभी 19,000 गांवों तक संपर्क अभियान चलाया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने मंदिर निर्माण के संदर्भ में सभी हिंदुत्वनिष्ठ और राष्ट्रवादी लोगों की सहायता से एक व्यापक जनसंपर्क अभियान की घोषणा की है, जो अभियान 15 जनवरी से 27 फरवरी तक हिंदुस्तान के 4 लाख गांव में संपर्क करेंगे और 11 करोड़ राम भक्त परिवारों में संपर्क करेंगे। छत्तीसगढ़ के जिला पंचायतों के सदस्यों का एक प्रतिनिधि मंडल बुधवार को पंचायत मंत्री टी.एस. सिंहदेव से मिला। इस दौरान पंचायत सदस्यों ने अपनी अपनी मांगे मंत्री के सामने रखी। पंचायत मंत्री से मिलने वाले पंचायत सदस्यों में बीजेपी से जुड़े हुए लोग भी शामिल थे। कवर्धा जिला पंचायत के सदस्य और कृषि स्थायी समिति के सभापति विजय शर्मा के मुताबिक उनकी मांग पंचायती राज्य को सुदृढ़ीकरण करने की है। इस संबंध में उन्होंने पंचायत मंत्री को ज्ञापन भी सौंपा है। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव के मुताबिक पंचायत सदस्यों की मुख्य मांग नियमितीकरण की है। उनके पास जैसे ही फाइल आएगी वे तत्काल उसे आगे बढ़ा देंगे। निसंदेह सकारात्मक चर्चा हुई। टी.एस. बाबा साहब बहुत अच्छे और सरल मंत्री हैं और उन्होंने कहा कि इन सारी मांगों पर मैं पूरी गंभीरता से चिंता करूँगा। इनकी मंशा है तो अपनी तरफ से जो हम सहयोग कर सकते हैं या विभाग की तरफ से कागज आगे बढ़ा सकते हैं वो बढ़ाएंगे। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आंदोलन के बाद प्रदेश में एक बार फिर से नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई है। सामान्य प्रशासन ने सभी विभागों को पत्र लिखकर मंत्रालय, सचिवालय, विभागाध्यक्ष भवन, निगम मंडल, आयोग, संस्था समेत अन्य कार्यालयों में काम कर रहे अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की जानकारी मांगी है।
सामान्य प्रशासन विभाग के इस पत्र से अनियमित संविदा और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों में नई आस जगी है। तो कर्मचारी संगठनों का कहना है कि शासन कई बार इस तरह की फाइल चला चुकी है, लेकिन उसका रिजल्ट सामने नहीं आता। वहीं जब तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष विजय झा का कहना है कि शासन की तरफ से एक बार और ऐसी प्रक्रिया की गई थी, लेकिन अभी तक संबंधित विभागों ने काम कर रहे अनियमित संविदा और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का डाटा ही नहीं भेजा। जो कार्रवाई चल रही है उसमें निर्णय आए। साथ ही हम सरकार से यह भी मांग करते हैं कि 14 सूत्री मांगों में जो अन्य मांगे हैं उसके संबंध में भी यथाशीघ्र आवश्यक कार्रवाई करें। हमारी ये मांग है कि नियमितीकरण जब होगा तब होगा, कम से कम उनको 62 साल की सेवा की गारंटी, जॉब सिक्योरिटी मिल जाए। और स्कूल सफाई कर्मचारी जो 35,000 है उनका नियमितीकरण ना हो तो कम से कम अंशकालिक से पूर्णकालिक 2 घंटा काम करते हैं 2,000 मिलता है, उसको 8 घंटा काम ले 10,000 मिल जाए। कोरोना टीकाकरण के पहले चरण में पुलिस और सफाई कर्मियों को टीका नहीं लगेगा। अधिकारियों की माने तो केंद्र सरकार ने पहले चरण में इनका नाम शामिल नहीं किया है। राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर अमर सिंह ठाकुर के मुताबिक अभी तक इनके लिए कोई निर्देश नहीं आए हैं। केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइन भेजी है उसके मुताबिक पहले चरण में डॉक्टर, डेंटल डॉक्टर, आयुर्वेद डॉक्टर, स्टाफ नर्स, पैरामेडिक्स, एएनएम का नाम शामिल है। इलाज के आधार पर प्राइवेट डॉक्टर्स और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करने के चलते आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और मितानिनों को भी पंजीकृत किया जा रहा है। केंद्र सरकार की ओर से जारी कोविन पोर्टल की मदद से नाम और दूसरी जानकारियां भेजी जा रही है। टीकाकरण अधिकारी का कहना है कि संभवतः आंकड़े अभी और बढ़ सकते हैं। रायपुर सीएमएचओ का कहना है कि रायपुर में लगभग 25,000 डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिक्स को रजिस्टर कर दिया गया है, लेकिन पहले चरण के लिए पुलिसकर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों के नाम नहीं भेजे जा रहे हैं। गाइडलाइन के मुताबिक इनका टीकाकरण दूसरे चरण में ही होना है। आपको बता दें कि शुरुआती दिनों में सभी कोरोना वॉरियर्स को टीकाकरण की बात सामने आई थी, लेकिन फिलहाल फ्रंट लाइन वॉरियर्स को ही टीकाकरण में शामिल किया जा रहा है। में लगभग 25,000 के करीब लोगों का वैक्सीनेशन होना है। पहले चरण में तो यही गाइडलाइन है कि सिर्फ हेल्थ वर्कर्स को करना है, चाहे वो गवर्नमेंट के हों चाहे वो प्राइवेट हों। तो पहला चरण। दूसरे चरण में जो नगर निगम है, पुलिस है, सेना है, इनको दूसरे चरण में करना है। यूके यानी यूनाइटेड किंगडम की यात्रा से आए लोगों को खोजने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने नई कवायद शुरू की है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 104 टोल फ्री नंबर जारी किया गया है और 25 नवंबर से 23 दिसंबर के बीच यूके से आए यात्रियों से अपील की गई है कि वो खुद से 104 नंबर पर फोन करें और अपने यात्रा की जानकारी दें। इसके अलावा एक शपथ पत्र या सिर्फ डिक्लेरेशन फॉर्म राज्य सर्विलेंस इकाई को उपलब्ध कराएं। स्वास्थ्य विभाग ने ऐसे यात्रियों से अपील की है कि वो केंद्र सरकार की जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सेल्फ क्वारंटाइन हो जाएं। बता दें कि सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से एयरपोर्ट पर ही यात्रियों से कोरोना जांच की रिपोर्ट मांगी है। इसके अलावा जिलों में यात्रियों को क्वारंटाइन करवाने के लिए कहा गया है। फिलहाल राज्य सरकार ने ऐसे यात्रियों की जानकारी केंद्र सरकार से मांगी है। डाटा आने से पहले सरकार ने लोगों से खुद सामने आकर जानकारी देने की अपील की है। 104 पर आप कॉल करके जानकारी दे सकते हैं। अगर छत्तीसगढ़ में ब्रिटेन से कोई हाल फिलहाल में लौटा हो तो राज्य सरकार ने ये जानकारी मांगी है कि वो सेल्फ क्वारंटाइन हो जाएं और जानकारी दे, क्योंकि ब्रिटेन में कोरोना वायरस का वेरिएंट देखा जा रहा है जो 70% तेजी से फैलता है। अगर सजग होकर ब्रिटेन से लौटे लोग सावधानी बरतेंगे तो बहुत सारे लोगों की जिंदगी बच सकती है। रायपुर से बड़ी खबर, आज मेयर एंड काउंसिल की बैठक होगी। महापौर एजाज ढेबर की अध्यक्षता में ये बैठक होने जा रही है। स्थानीय समस्या और विकास के मुद्दों पर चर्चा होगी। मेयर एंड काउंसिल की आज बैठक होगी। शहर में विकास कार्य और किस गति से बढ़ाए जा सकते हैं, साथ ही कौन कौन से एजेंडे हैं जो मेयर काउंसिल में शामिल है, उसे लेकर भी चर्चा होगी। अध्यक्षता में महापौर की अध्यक्षता में बैठक होगी। सोमवार को दुर्ग जिले के खुड़मुड़ा गांव में एक साथ एक ही परिवार के 4 लोगों की जघन्य हत्या कर दी गई। माता पिता, बेटा बहू, यहां तक कि पोते पर भी जानलेवा हमला किया गया, जिसमें वो बुरी तरह से जख्मी कर दिया गया। 5 लोगों के परिवार में अब सिर्फ 11 साल का एक बच्चा ही जीवित है, जो कि इस सनसनीखेज हत्याकांड का इकलौता गवाह है। पुलिस ने अब तक एक संदिग्ध समेत 5 लोगों को हिरासत में लिया है और उसके पास अब तक कुछ ठोस नहीं लगा। लोग आक्रोशित हैं। दुर्ग सांसद ने सीधे केंद्रीय एजेंसी से निष्पक्ष जांच की मांग की है। इस सनसनीखेज
के इस हत्याकांड में पुलिस के सामने और पुलिस के लिए कई सवाल हैं। राजधानी रायपुर से लगे खुड़मुड़ा गांव में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या के 3 दिन बाद भी पुलिस के हाथ सुराग के नाम पर महज ये स्केच है, जिसे पुलिस ने घटना के इकलौते चश्मदीद की गवाही के बाद तैयार किया। हालांकि पुलिस जांच अभी तक परिजनों के आसपास ही घूम रही है। इसे लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। बुधवार को मृतकों के अंतिम संस्कार में शामिल सोनकर समाज ने पुलिस को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि अगर अपराधी जल्द न पकड़े गए तो सोनकर समाज उग्र आंदोलन करेगा। खुड़मुड़ा हत्याकांड को 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक खाली है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों के साथ साथ समाज में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। कोई इसे भू माफिया से जोड़कर देख रहा है तो कोई इसका अन्य कारण बता रहे हैं। लोगों की भीड़ देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। पूरा का पूरा गांव यहाँ पर उमड़ा हुआ है। सोनकर समाज के लोग हैं, अलग अलग जिलों से भी आए हैं। क्या लगता है आप लोगों को इसके पीछे गाँव में क्या चल रहा है अभी जमीनों को लेकर, क्या लगता है? इतने आदमी हैं तो हमको शासन प्रशासन से यही कहना है कि 24 घंटा के अंदर गिरफ्तारी देने तो हम लोग समाज वाले उग्र कदम उठाएंगे, आंदोलन करेंगे। इसके लिए जहां तक भी लड़ाई लड़ना पड़ेगा लड़ेंगे। पुलिस जांच में पता चला कि हत्याकांड वाली रात एक व्यक्ति सोनकर परिवार से मिलने आया, जो देर रात वहीं रुका। वो व्यक्ति मृतक दुलारी बाई के परिचित था। कोई इनके आपसी विवाद को लेकर है या कोई गांव से विवाद है, पारिवारिक विवाद है, इसके अलावा ज़मीन को लेकर भी कोई विवाद हो या पूजा पाठ को लेकर किसी मैटर पे भी है, सभी डायरेक्शन पे पुलिस अलग अलग टीम बना के इस पर जांच कर रही है। जैसा कि हत्याकांड में जीवित बचे 11 साल के दुर्गेश ने बताया, पुलिस को आशंका है कि हत्याकांड करने वाला व्यक्ति दुलारी बाई का पुराना परिचित था। IBC 24 को मिली जानकारी के मुताबिक जिस परिवार की हत्या हुई उसके पास लगभग 7 एकड़ जमीन थी। परिवार के खेत के अगल बगल और चारों तरफ बिल्डर्स ने जमीनें खरीद ली हैं और लंबे समय से परिवार पर जमीन बेचने का दबाव बनाया जा रहा था। गांव वालों का कहना है कि मामले की जांच होनी चाहिए कि कहीं जमीन हथियाने के लिए परिवार को मौत के घाट तो नहीं उतार दिया गया। जमीनों को लेकर बहुत मारामारी है और काफ़ी लोगों को दबाव दिया जाता है, लालच दिए जाते हैं और कई एंगल से उन लोग को रास्ता बंद करने की कोशिश करते हैं। कोई बोलते रास्ता रेंगन नहीं देवा है या कुछ ऐसे कुछ प्रॉब्लम ऐसे सुनाई आते। हर चीज़ अपने मेहनत से करते थे और अपने मेहनत से ही ये लोग जमीन इतना खरीदे हैं, बनाए हैं। बेचना नहीं चाहते। इन लोगों को बेचने की कोई जरूरत नहीं थी और जमीन खरीद सकते थे। जाहिर है खुड़मुड़ा हत्याकांड को लेकर कई सवाल हैं। क्या जमीन माफियाओं ने करवाई है 4 लोगों की हत्या? आखिर सामूहिक हत्याकांड से किसे होगा फायदा? पुलिस ने जिन दलालों को हिरासत में लिया वो कौन है? आखिर रातों रात क्यों करना पड़ा चारों का अंतिम संस्कार? सवाल ये भी, आखिर 3 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली क्यों हैं? घटना को लेकर सवालों के साथ सियासत भी शुरू हो गई। दुर्ग से बीजेपी सांसद विजय बघेल लगातार गांव का दौरा कर रहे हैं। राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए इस घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की है। और अभी पुलिस की कार्रवाई सिर्फ परिवार वालों को ऊपर सीमित कर दी है। अभी भी एक उनके भाई को उठा के ले गए थाने। मतलब पुलिस क्या करना चाहती समझ से परे है। मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, इतना संदिग्ध मामला है। और मैं तो उस दिन भी आया था, अंतिम संस्कार में शामिल हुआ। उसका क्षेत्र है, कांग्रेस के एक भी नेता यहाँ अभी तक नजर नहीं आया। लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि बहुत जल्दी छत्तीसगढ़ की पुलिस को आप बधाई देंगे। जो इतनी बड़ी हादसा और हत्या का जो कांड हुआ है, अपराधियों तक पुलिस बहुत जल्दी पहुँचेगी। इधर मामले की जांच के लिए आईजी ने 14 सदस्यीय टीम गठित कर दी है। राजधानी के 2 दलालों को हिरासत में लेकर पुलिस उनसे पूछताछ भी कर रही है। बहरहाल खुड़मुड़ा में जो खूनी खेल खेला गया उसे लेकर ग्रामीणों में दहशत है। सबकी यही मांग है, मामले की निष्पक्ष जांच हो और कातिलों को जल्द सजा मिले।
गांव में 2000 एकड़ में खेती होती थी, वहाँ 1200 एकड़ में प्लाटिंग हो चुकी है। बहुत मुश्किल से 800 एकड़ जमीन जो है किसानों के पास बची हुई है। तो पुलिस इस बात पे लगातार जांच कर रही है कि क्या परिवार पे लगातार ये दबाव डाला जा रहा था कि जमीन बेचे, या परिवार के से जुड़े ऐसे किसी आदमी पे दबाव डाला गया कि उससे बहुत बड़ा हिस्सा मिलने वाला है अगर ये रास्ता क्लियर हो जाता है। तो फिलहाल सारी चीज़ें जांच का विषय है, देखते हैं कि पुलिस को क्या मिलता है। फिलहाल तो पुलिस के हाथ 48 घंटे के बाद भी खाली हैं। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। लॉकडाउन के दौरान रायपुर के क्वींस क्लब में हुई नशे की पार्टी के 3 महीने पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन क्लब संचालक हरबख्श सिंह बत्रा पर कार्रवाई करने में पुलिस अब तक नाकाम साबित हुई है। वो भी तब जब खुद हरबख्श सिंह बत्रा हाउसिंग बोर्ड को लिखित में जवाब पेश कर कह चुका है कि क्लब का संचालन वो खुद करता है और वहां होने वाली हर गतिविधि के लिए वो और उसकी कंपनी जिम्मेदार है। इसके बाद पुलिस को हरबख्श सिंह बत्रा के खिलाफ कार्रवाई के लिए ठोस सबूत की तलाश है। इसके लिए वो दिल्ली के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अफेयर कार्यालय की तरफ से जानकारी मिलने का इंतजार कर रहा है, जबकि हकीकत यह है कि पुलिस एमिनेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के एजेंट डायरेक्टर्स की जानकारी दिल्ली ऑफिस से मंगाने के नाम पर कार्रवाई रोके बैठी है। वो जानकारी भी ओपन सोर्स पर उपलब्ध है, फिर भी पुलिस कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। आपको बता दें कि 27 सितंबर की रात सख्त लॉकडाउन के दौरान रायपुर के क्वींस क्लब में बर्थडे पार्टी हुई थी। इस दौरान नशे में धुत लोगों के बीच विवाद में ही गोली चली थी। इस क्लब के संचालन का जिम्मा हाउसिंग बोर्ड ने एमिनेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को सौंपा था। फिर भी कंपनी के डायरेक्टर हरबख्श सिंह बत्रा ने 9 करोड़ 11 लाख में सौदा कर संचालन का अधिकार जैन और सिंघानिया परिवार के 4 सदस्यों को दे दिया, लेकिन क्लब कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से क्लब संचालन का अधिकार बत्रा और उसकी कंपनी को ही है, यानी क्लब परिसर में होने वाली हर गतिविधि के लिए वो ही जिम्मेदार माने जाएंगे। इसके बाद भी पुलिस किसी न किसी बहाने कार्रवाई को टालने में जुटी है। रिमाइंडर लेटर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को भेज दिया है और जैसे ही वहाँ पे आएगी, चूंकि कोरोना का टाइम चल रहा है इस कारण से सभी चीज़ें डिले हैं, तो हमने फिर से उसको रिमाइंडर लेटर भेजा है। जैसे ही आएगी वैसे ही आगे कार्रवाई की जाएगी। हम जिस अपराध की जांच कर रहे हैं उसमें जो संबंधित तथ्य हैं वो उसके लिए हमने पत्राचार किया, जब वो आएगा तो फिर हम आगे कार्रवाई करेंगे। छत्तीसगढ़ में 1337 कोरोना मरीज कल एक ही दिन में मिले हैं। अब तक 2,71,194 संक्रमण के मामले सामने आए। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 15 मरीजों की मौत हुई है। अब तक 3,227 मरीजों की मौत हो चुकी है। 24 घंटे में 1,429 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। 2,52,332 मरीज स्वस्थ अब तक हुए हैं। एक्टिव केसेस की संख्या 15,635 है। बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो कोरोना के 24 घंटे में 1,007 नए मरीज मिले हैं। कोरोना के कुल 2,34,331 संक्रमण के मामले मध्य प्रदेश में अब तक सामने आए हैं। 10,766 संक्रमित मरीजों की संख्या भी है। कोरोना 24 घंटे में 12 मरीजों की मौत हुई है। 3,514 मौतें अभी तक कोरोना के चलते मध्य प्रदेश में दर्ज की गई है। 1,223 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। पिछले 24 घंटे में कुल 2,20,051 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। साथ की बड़ी बात में आज के लिए बस इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में खबरों का बुलेटिन हमर बानी हमर गोट राहुल के साथ।